Assalamu alaikum. I hope all of you are well, or you are up to mark on revision till now for accounting. आज का जो टॉपिक है, दिस इज IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और IAS का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और नंबर कौन सा है? 16। ये स्टैंडर्ड जो है ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है, इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं, और इसका आउटकम है कि हाउ टू रिकग्नाइज के व्हाट विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अगर ये रिकग्नाइज हो गया कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, देन नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर इट, जो उसकी वैल्यू है वो कैसे आएगी। व्हाट इफ हम कोई एसेट एक्सचेंज बेसिस पे ले रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। और अगर एसेट खरीदने के बाद कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दिस इज नोन एज सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जो हमने कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी हमें जो है इसका पार्ट बनाना है। अच्छा, और आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, जब हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा। फिर इसके अलावा जो इश्यूज है वो हमें रिकॉर्ड करने हैं कि भाई इसकी कॉस्ट कैसे जो है वो ट्रांसफर होगी। जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे तो तब हम एसेट के साथ क्या करेंगे। तो पहली चीज है, लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? सो हर ऐसी कोई चीज जो कि आपने रखी हुई है और इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड इज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज क्या हो सकती है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म, first, tangible item, okay, which is vital, बहुत important है, vital to business operations। और उससे ज़्यादा important बात है कि it is very difficult to liquidate। आप immediately इसको बेच के निकल नहीं सकते हैं। You will have to get dispose of your all of your property, plant and equipment, okay। So this is how what is property, plant and equipment. So this is first portion of it. This is introduction of it. So how to recognize if this is property, plant and equipment. So if we are calling something that this is an asset, and this asset is property, plant and equipment, PPE. So there are few categories, categorization, or जिसे कहते हैं ना, few what do you say? It needs to qualify on few aspects before this is called as property, plant and equipment or an asset. तो पहली चीज क्या है कि there is a probability, highly probable, that future benefits will flow to company। फ्यूचर में आने में हमें इससे फायदा मिलेगा, और ये प्रोबेबल है और हाईली प्रोबेबल है कि हमें पैसे और इससे फायदा मिलेगा। दूसरी बात है, क्योंकि आपके इसने बुक्स में जाना है, अकाउंटिंग बुक्स में जाना है, और हमने कहा था अकाउंटिंग बुक्स में जाने के लिए अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करती है, सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिकॉर्ड करती है। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऐसे जो कि ट्रेसेबल होते हैं सोर्स के लिए। अब कोई चीज रिकॉर्ड अकाउंटिंग कैसे करेगा अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है या हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो सेकंड क्राइटेरिया इसका ये है कि एक तो बेनिफिट्स आने चाहिए और वो मेजरेबल भी हों। अगर वो मेजरेबल नहीं है तो हमारे लिए इसको रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तीसरा इसके अंदर एक छोटा सा इशू आता है। कई दफा ऐसा होता है कि कंपनी जब कोई चीज इंपोर्ट करा दी है तो उसके साथ जो चीज आ रही होती है उसके स्पेयर पार्ट्स भी आ रहे होते हैं, साथ ही आ जाते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स को हम लोग इन्वेंट्री, आम तौर पे इन्वेंट्री के तौर पे काउंट करते हैं, और उसको जो है ना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करके जाया करते हैं, एक्सपेंस के तौर पे इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एज कंज्यूम। जैसे जैसे इस्तेमाल होती जाती है तो वो इन्वेंट्री पड़ी होती है, जितनी इस्तेमाल होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के चले जाते हैं। लेकिन कई दफा मेजर स्पेयर पार्ट्स आते हैं, ठीक है।
कोई ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जो कि डायरेक्टली सिर्फ इस मशीन के अंदर ही इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो होते हैं स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड स्पेयर पार्ट्स है which have no other use in the company, they can only used with this asset or equipment only। अगर ऐसा कोई चीज होता है तो वो जो कॉस्ट होती है इन स्पेयर पार्ट्स की वो ऐड हम कर देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, दिस इज हाउ यू recognize if something is an asset or not। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास जो अगली चीज आ रही है वो आ रही है मेजरमेंट। हाउ डू वी मेजर what is to be included in financial statements। सो मेजरमेंट में बेसिकली जो है ना क्या चीज आएगी, सबसे पहली चीज आ जाएगी कि हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे उसकी परचेज प्राइस। विल स्टार्ट विद परचेज प्राइस। और ये जो मेजरमेंट है हम रिकॉर्ड करते हैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एट कॉस्ट। अब एट कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, परचेज प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है इसके अंदर, अच्छा अगर आपने परचेज करते हुए आपको कोई रीबेट मिला हुआ है, आपको कोई डिस्काउंट मिला हुआ है जिसे कहते हैं ना, या आपने उसके ऊपर कोई इंपोर्ट टैक्स दिया हुआ है, या आपने उसके ऊपर नॉन रिफंडेबल, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन रिफंडेबल, मतलब ये अब आगे चार्ज नहीं हो सकता, तो वो भी इसकी कीमत के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसके अलावा हर वो खर्चा जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड है in bringing this asset into operation, ऑपरेशनल फॉर्म में लाने के लिए हर वो खर्चा जो है वो इसकी कॉस्ट के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक हो गया। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कॉस्ट हो गई, जिसे कहते हैं ना, जैसे लोकेशन को रेडी करने का खर्चा है, लोग लगे हुए हैं उसका खर्चा है। ठीक है। इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट है, ये सारे भी इसके अंदर ऐड होते हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे पास उसको प्रोडक्ट को टेस्ट करने की कॉस्ट है, अगर कोई हमने स्पेशल इंजीनियर हायर किया हुआ है, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट है, कोई हमने बाहर से रिसोर्स इंपोर्ट कराई है जो कि हम कह रहे हैं कि भाई ये इसके लिए स्पेसिफिकली इसको चलाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जरूरी है, तो वो भी इसका पार्ट बनता है। इसके अलावा एक एक्सपेंस होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ऑयल रिग्स। ऑयल रिग्स जो होते हैं यूजुअली लास्ट फॉर 100 years और सो, इनके बीच में माइनिंग राइट्स होते हैं कि जी माइनिंग करते रहे और आप ऑयल निकालते रहे। जब वो ऑयल निकाल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आफ्टर दैट वो लैंड जो होती है ना वो यूजेबल नहीं रहती, क्योंकि वो जिस काम के लिए थी वो अब उस काम के लिए नहीं, उसको ऑयल में इस्तेमाल किया है 100 years तक, उसको आप यूटिलाइज करते रहे और अब कुछ भी नहीं है। तो कई दफा कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट होता है कि जब आपकी लैंड और ये आपके 100 years के राइट या 50 years के राइट, वट एवर द राइट, जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन है पूरी हो जाएगी, तो उसके जाते वक्त व्हाट यू विल डू इज यू विल रीस्टोर दिस टू ओरिजिनल पोजीशन। अब ये वाली जो रेस्टोरेशन कॉस्ट है ये भी हम इसकी मेजरमेंट के अंदर ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कॉस्ट ले लेते हैं और हम इसको किस में कर लेते हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये इन सब का मिक्सचर जो है वो बन जाता है हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट। अब एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसने 1 million का एसेट परचेज किया है, उसके बाद उसके ऊपर ये हमारी परचेज प्राइस है। ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर कोई हमें डिस्काउंट मिला है एट टाइम ऑफ परचेज, लेट्स सपोज दैट इज 50,000। उसके बाद हमारे पास डीसी है, डिलीवरी कॉस्ट, वो है हमें मिली है 1 लाख, जस्ट मेकिंग नंबर्स अप, अगर कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो आ रही है 125,000, और कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन है वो आ रही है हमारे पास 200,000, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 1.5 लाख के। और लेट्स सी गवर्नमेंट ने हमें कोई जिसे कहते हैं इसका लाइसेंस दिया है और उन्होंने बोला है कि भाई जब आप जा रहे होंगे तो आपने साइट को वापस उसी हालत में रिस्टोर करके जाना है।
तो कंपनी को लग रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए वो भी लगेंगे हमारे, जो कॉस्ट आ रही है हमारी उस वक्त के टाइम के हिसाब से, वो भी हमें इसको रेस्टोरेशन कॉस्ट आएगी। तो इनमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे और कौन सी कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे? तो परचेज प्राइस तो आएगी आएगी। तो परचेज प्राइस के अलावा क्या है? डिस्काउंट आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस हो क्या आएगा? इसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी आएगी, डिलीवरी चार्जेस आएंगे आएंगे। दोबारा हम हर वो कॉस्ट ऐड करेंगे जो मशीन को यूजेबल हालत में लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया? इसके अलावा साइट प्रेपरेशन, बिल्कुल मशीन लगेगी तब, यूजेबल ही तब होगी जब साइट तैयार होगी, साइट पे इसके खर्चे हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है क्योंकि इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन, इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ मशीन कॉस्ट। जबकि जो डीकमीशनिंग या रेस्टोरेशन कॉस्ट है, इसको रेस्टोरेशन कॉस्ट के अलावा कई दफा लोग डीकमीशनिंग कॉस्ट भी देते हैं। कमीशनिंग कॉस्ट, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ योर एसेट प्राइस। सो इन सब को ऐड करके जो भी प्राइस आएगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे एज कॉस्ट। अच्छा, अब रिकॉर्ड कैसे करनी है? दो तरीके, आप ये सारे खर्चे, आप सारे खर्चे रिकॉर्ड करते जाए और कैश को क्रेडिट करते जाए, और एंड में क्या है, इन सारे खर्चों को उस फिक्स एसेट में रिकॉर्ड कर लें। तो जैसे जितने एक्सपेंस आपने किए, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, और लास्ट में ये एक्सपेंस जो है ये आप फिक्स एसेट को चार्ज कर लें, तो वो खुद में खुद एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड एन एसेट। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसकी कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन भी करेंगे आगे इनिशियल मेजरमेंट के बाद। अच्छा, कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी हो सकती है जो कि लिखी हो और हम इसको जो है वो चार्ज ना करें? सो अगर मैं स्टार्ट करूं कि भाई कोई कोई जिसे आपने फर्ज कर लें, आपने कहा जी प्लांट लगा रहे हैं और ये हमें नई लोकेशन पे जाना है, और वो लोकेशन भी इसकी इसी की वजह से हम खर्चा कर रहे हैं टू एक्सपैंड दिस प्रोडक्शन इनटू न्यू एरियाज। उसकी कॉस्ट, आप नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने एडवर्टीजमेंट की है इस चीज़ की, कोई नई लोकेशन रेडी की है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, कोई जनरल एक्सपेंसेस हैं, दे डोंट बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। ठीक हो गया? अच्छा, अगर हम ट्रांजैक्शन एक्सचेंज बेसिस पे कर रहे हैं, तो अगर एक दूसरे एसेट से एक्सचेंज कर रहे हैं तो कॉस्ट जो है ना वो मेजर होती है एट फेयर वैल्यूज। भाई जो एसेट बेच रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है, जो एसेट खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है, अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पे एसेट ऐसा है जिसकी फेयर वैल्यू मिल नहीं रही है। उस केस में क्या होगा, हम उसको रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, और अगर रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो फिर हम क्या ले लेते हैं, बुक वैल्यू ले लेते हैं। बुक वैल्यू वो है जो अकाउंटिंग में अवेलेबल है। ठीक हो गया? इसके अंदर और भी डिटेल है, बट क्योंकि सिंस वी आर लर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें दिस इज मोर देन एनफ। अच्छा, एनी एक्सपेंस आफ्टर परचेज which is known as subsequent expenses. Subsequent expenses are expenditures that are related to your non-current assets, since you are spending on them after purchase, after initial acquisition, or they can be either expensed or become part of an expense, or they can be capitalized. Capitalized means they'll become part of the asset cost. So the criteria for it is that if anything improves the performance of your asset, it is to be capitalized. Anything which will be used or spent to on maintenance of the asset, okay, repair and maintenance expense, that will be expense, that will not be added to cost of asset. For example, for example, you have bought a car, a very good car. After purchasing the car, you have installed a new alloy rims, and you feel like the reason for these new alloy rims is that it they weigh less, and if they weigh less, com, car's performance will increase. Okay, hence the cost of new alloy rims will become
will be added to the cost of the car. Similarly, CNG kits, this is combustible natural gas kits. They are installed in the cars for performance purposes or saving cost. So the cost of CNG kit is adding performance, is increasing performance, and will be added to the cost of the car. High-end music components, CD or what do you say, display kind of thing. If you have installed those, you will ask these as a separate. You'll add these to the cost of the car. What about oil changes? Oil change is a necessary expense. It's a repair and maintenance expense. If you won't change oil of the car, what happens is engine will, what do you say, degrade or go out of commission or will go bust. And without engine, you cannot categorize car as car. So this is a necessary maintenance expense. This will not be added to the cost of the car. So the general rule of thumb. इसी की एक और एग्जांपल है, अगर आपने घर बनाया है और घर आपका एक सिंगल फ्लोर का था, आपने ऊपर एक और फ्लोर डाल लिया, ये दिस इज एडिशनल परफॉर्मेंस. ओके, सो if another floor is added, it will be added to cost of the asset. I hope so. Okay, this is clear. ज़ाहिर बात है, अब you will be using these assets to generate benefits. मतलब आप इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज करेंगे, प्रोडक्शन से गुड्स निकलेंगे, गुड्स से सेल होंगी, सेल से आप प्रॉफिट कमाएंगे. तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्ट है, जो इन बेनिफिट्स को जनरेट करने की कॉस्ट है, वो आप कोशिश कर, वो आपकी ख्वाहिश होगी, बल्कि जरूरत भी है कि आप उसको चार्ज करें अगेंस्ट द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट. इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दिस इज नोन एज डिप्रीसिएशन. So depreciation is systematic allocation of asset amount over its useful life. तो हम एक सिस्टम के तहत इसकी कॉस्ट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाएंगे. जितने साल हमें लग रहा है, हमने एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, आपको लग रहा है 5 साल एसेट इस्तेमाल करेंगे, तो 5 साल के बाद ये एसेट ने खत्म हो जाना है, तो हमको कह रहे हैं कि 5 सालों में इसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दो. ठीक है, थ्रू आउट. अब सिस्टम कौन सा यूज होगा, इट्स अ सेपरेट थिंग, वो अभी हम इसको देखते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, अब कई दफा एसेट होता है अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कब करूं, जब एसेट रेडी है इस्तेमाल के लिए या जब एसेट यूज हो रहा है. तो अकाउंटिंग में हमें गाइडलाइन में है कि जब एसेट रेडी है, आप उस वक्त इसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना शुरू कर दें. ठीक हो गया. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हर साल डिफरेंट डिप्रिसिएशन मेथड लूं? ये अलाउड है. आप पहले साल कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, अगले साल कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, और उसके पीछे देयर इज अ रीजन कि वो जो मेथड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना एसेट यूटिलाइज हो रहा है. ठीक हो गया. मूविंग फॉरवर्ड, ओके, एक और चीज हमारे पास आती है, उसको कहते हैं हम इम्पेयरमेंट. एसेट्स भी कई टाइप के होते हैं ना. कई दफा एसेट्स इम्पेयर हो जाता है, आई साइड भी इम्पेयर हो जाती है. एक और चीज होती है, वी हैव एमोर्टाइजेशन. ठीक. और पहली चीज जो अभी आपने पढ़ी, दैट इज नोन एज डिप्रीसिएशन. सो इम्पेयरमेंट क्या है बेसिकली? तो हम इम्पेयरमेंट में कह रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्टेड बेनिफिट सोचे हुए थे वो हमें नहीं मिलेंगे, हमें लग रहा है एसेट इससे कम बेनिफिट्स देगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. तो हम क्या करते हैं, उसकी अमाउंट को, उतनी अमाउंट से जितने से हमें लगता है बेनिफिट कम हो रहे हैं, उतनी अमाउंट से उसको कम कर देते हैं. दिस इज नोन एज इम्पेयरमेंट एक्सपेंस एंड इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक हो गया. So an impairment loss is a write down in value of asset. Write down means you are lowering the value of an asset. To what? How? By what amount we should lower it? To whatever we feel like is now the recoverable amount, or the amount that for which we are going to receive benefits. So कितनी अमाउंट से कम कर रहे हैं, उतनी अमाउंट जो मुझे लग रहा है अभी इस एसेट में से निकल के आ जाएगी. अच्छा,
गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी डू इज के जो इस वक्त हमारी कॉस्ट है और जो अब इसकी फेयर वैल्यू है, इसका डिफरेंस देखते हैं। और इसके डिफरेंस में अगर आपकी कॉस्ट कम है एक्चुअल फेयर वैल्यू से, या तो या कॉस्ट ज़्यादा है फेयर वैल्यू से, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास इम्पेयरमेंट आ जाती है। और हम कैसे निकालते हैं फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज, भी एक हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज coming from this asset. Advanced concept, you might have read about this in finance. अच्छा, हर साल के एंड में बिजनेस जो है वो असेस करता है कि भाई कोई ऐसी इंडिकेशन है कि एसेट इम्पेयर हो गया या नहीं हो गया। इफ वी फील लाइक एसेट हैज बीन इम्पेयर्ड, हम उसकी इम्पेयरमेंट चार्ज कर देते हैं। अगर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं होता तो एसेट जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड चला आ रहा होता है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस उसी में ले चला जाता है। और ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाता है। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेटेड एंट्री। तो हम कर रहे हैं कि भाई एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। मैं इसमें ज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने एसेट परचेज किया ऑन कैश। जब जब मैं एसेट इस्तेमाल करूंगा तो मैं एक और एंट्री पास करता हूँ, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation expense credit. So depreciation expense is usage of asset in that year. What is the amount that I think that I have consumed in that year? Whereas accumulated depreciation expense reflects total usage of asset till date. What I mean is, so the amount we have consumed means that we have spent it. Spent means it is an expense. The same amount the asset has been consumed, the same amount is by which its value will fall. If expenses increase, that is the consumption amount, it's a debit. The value by which asset decreases, when assets decreases, it is a credit. So depreciation expense is a debit, accumulated depreciation expense is a credit. और सिंपल टर्म्स में, इन मोर सिंपलर टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, जितने से मैंने एसेट इस्तेमाल कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो वो एक्सपेंस बन गया। और एक्सपेंस जब आते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जितनी अमाउंट से मैंने एसेट को कंज्यूम कर लिया, उतनी अमाउंट से एसेट कम भी हो गया, कम हो गया, वो किस में जाएगा, वो भी हम, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने एक, अगर पहले साल मैंने 100,000 का यूज कर लिया और अगले साल भी 100,000 का यूज कर लिया है, तो हर साल 1 लाख रुपया खर्चों में डाल रहा हूँ और 1 लाख रुपया ऐसे अकाउंट में डाल रहा हूँ जो इसका टोटल यूज को रिफ्लेक्ट करे। दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, सिमिलरली कंपनी के अंदर रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस भी होते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ये एक्सपेंस है। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एज्यूमिंग कि मैं इसको कैश पे पे कर रहा हूँ। तो यहाँ तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्या होता है, ये वाली जो एंट्री है एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एक दफा बनती है। ठीक है, ये वाली एंट्री है, जितने ईयर्स होते हैं, 1 2 3 5 साल इस्तेमाल करना है, तो ये एंट्री कितनी दफा बनेगी, 5 दफा बनेगी। अच्छा, एक छोटा सा टेक्निकल लर्निंग पॉइंट वो ये है कि डेप्रिसिएशन को टाइम एडजस्ट भी करते हैं। जैसे फर्ज कर ले मैंने पहले साल में सिर्फ 3 महीने एसेट को यूज किया, तो डेप्रिसिएशन भी कितने की आएगी, 3 महीने की आएगी। ठीक हो गया। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी 3 महीने का ही हिसाब ऐड होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जब जब आएगी, जितने सालों में आएगी, अगर पहले साल में हुई है, दूसरे में नहीं हुई, पांचवें में हुई है, उस वक्त ये एंट्री बनेगी। तो ये एंट्री की फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है सेल का। सारी बात, हम एसेट को सेल भी कर सकते हैं या डिस्पोज ऑफ भी करते हैं। इसको हम अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सिंस दिस इज बिकम हेवी, so it will be very difficult to disseminate.
तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करें एंड विल लुक इनटू दिस इन नेक्स्ट वीडियो.